नमस्कार साथियों। आज हम लोग बीपीएससी ट्री का सेट 11 लेकर के आए हैं। ठीक है, यानी लगातार सेट 1 से लेकर के 11 तक हम लोग पहुंच गए हैं। एग्ज़ाम भी सामने करीब है। 8 को एग्ज़ाम है, 8 को भी है, 7 को भी है। ठीक है ना। क्लास 6 वाले का और 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 अलग अलग चरण में एग्ज़ाम है। और हमारा जो सेट जा रहा है वो कंप्लीट, यानी 6 to 8 वाले के लिए भी है, 9 to 10 वाले के लिए भी है और 11 12 वाले के लिए भी है। वो जब 11 12 के लिए मतलब जनरल साइंस तो कवर हो जाएंगे, और उसमें अगर वो टारगेट करेंगे केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन हल हो जाएगा। बायोलॉजी का उनका होगा, जोलॉजी का तो जोलॉजी का भी क्वेश्चन हल होगा। बोटनी बोटनी भी, यानी कंप्लीट ये मिसलेनियस है 6 to 8 के लिए भी, 9 10 के लिए भी और 11 12 के लिए भी। ठीक है ना। हाँ, साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, यानी कि आर्ट्स, तो आर्ट्स से ही हमने, यानी इस पे क्या है, सेट पे आर्ट्स का क्वेश्चन नहीं डाला है, ओनली साइंस का क्वेश्चन डाला है। तो साइंस वाले जो भी होंगे, 6 to 8 वाले हो या 9 10 वाले हो या 11 12 वाले हो, सबका साइंस जो है, साइंस का क्वेश्चन डील हो जाएगा, बन जाएगा। आइए हम लोग सेट 11 में क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग कंप्लीट देख रहे होंगे, क्वेश्चन के लेवल देख रहे होंगे, आप बना भी रहे होंगे। ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, पहला क्वेश्चन है, इसको देखिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन बताया हुआ है, बनाया हुआ है, मैंने 2 केसेस इसका लिखा था। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं कि इसको और रिएक्शन एट ए टाइम टी पे यानी कंप्लीट रिएक्ट कर जाए। कंप्लीट क्या हो जाए, यानी हमारा जो है रिएक्टेंट जीरो बचे, तो वही कहलाता हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहलाता? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन होता है? यानी वैसा रिएक्शन जो एट टाइम टी पे कंप्लीट क्या हो, यानी रिएक्टेंट हमारा जीरो हो जाए, रिएक्टेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये आपका जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये देखिए, क्लास 12 के अंदर इसको पढ़ना है और 9 10 वाले में पूछा है बीपीएससी ने। ठीक है, क्लास 12 का चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है? केमिकल काइनेटिक्स। उसमें है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना। तो ये जो हमारा ये कंप्लीट रिएक्ट कर जा रहा है और टाइम टी पे जो रिएक्टेंट बच जा रहा है हमारा, जीरो हो जा रहा है। रिएक्टेंट क्या हो जा रहा? जीरो हो जा रहा। तो जीरो हो जा रहा, तो इसी को हम लोग कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसके लिए हमने आपको बताया था कि इसमें रेट जो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ कांस्टेंट के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट भी याद रखिएगा। ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लिखते कैसे, तो एक तरीका मैं बता दूं आपको। रेट हो सकता है कि एग्जाम में रेट लिखने के लिए बता दे। देखिए, ये आपका ये नहीं, जो ये एरो दिया हुआ है, देखिए 2NH3 दिख रहा है। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम 2NH3, एरो दे रहा है N2 प्लस 3H2, राइट। चलिए, अगर आपको रेट लिखने के लिए कहे तो ये आपका रिएक्टेंट है, ये क्या कहलाएगा? अभिकारक। रिएक्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? अभिकारक। ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्पाद। जब लिखने के लिए रेट की बात आएगा तो ठीक है, जो कोफिशिएंट होता है ना, कोफिशिएंट, वो क्या होता है? नीचे आता है। कोफिशिएंट नीचे आता है। कितना कोफिशिएंट है? 2 है, नीचे आता है। ये रिएक्टेंट का जब रेट लिखने जाइएगा तो माइनस का साइन लगेगा। क्या लगेगा? माइनस का साइन लगेगा। इसका जो होता है कंसंट्रेशन NH3 बाई dt, जो दिया हुआ उसका कंसंट्रेशन बाई dt, टाइम के रेस्पेक्ट में रेट लिखना रहता है। यानी रेट ही होता है कंसंट्रेशन बाई टाइम। रेट, किसी भी चीज़ में रेट लग जाता है, इसका मतलब होता है उस क्वांटिटी को, उस चीज़ को टाइम से डिवाइड करना होता है, राइट। चलिए, तो इस रिएक्टेंट में हम माइनस साइन रिप्रेजेंट करेंगे। रिएक्टेंट में क्या लिखेंगे? माइनस साइन। ये बराबर होगा किसके? अब प्रोडक्ट वाला लिखिए। इसका कोफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं तो 1 होगा, तो लिख लीजिए 1। कंसंट्रेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ कंसंट्रेशन, यानी बिग ब्रैकेट जो है ये सिंबल है, प्रतीक है, किसका है? कंसंट्रेशन का है। क्या है आपका? N2 बाई dt। प्रोडक्ट है, इसमें हम लोग साइन क्या लगाएंगे? पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। रिएक्टेंट में नेगेटिव का साइन लगता है, प्रोडक्ट में पॉजिटिव का साइन लगता है। ये बराबर होगा किसके? फिर इसका लिखिए रेट, इसका लिखिए तो कि कोफिशिएंट हमारा क्या आएगा? कोफिशिएंट आएगा नीचे। कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन बताइए क्या है? H2 बाई dt। ठीक है ना। यानी इस तरह से आप लोग लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, किसी का भी पूछ दे, मैं बता दिया, हो सकता है मैंने इससे पहले क्वेश्चन हाफ लाइफ टाइम पूछ दिया है। क्या पूछा है? हाफ लाइफ टाइम पूछ दिया था। तो इसमें जो होता है टी हाफ जो होता है क्या हो जाएगा? 0.693 बाई के। ठीक है, टी हाफ
ये के जो है रेट कांस्टेंट है, ये आपके क्वेश्चंस में गिवन होंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दो एक चीज़ नया है, मतलब हो सकता है कि आपसे रेट पूछ दे तो रेट लिखना सिखा दिया हम। ये क्वेश्चन कल के वीडियो में मैंने करा दिया था, लास्ट क्वेश्चन में था, और यहाँ पे इसको इसलिए लाया कि हो सकता है मतलब रेट पूछ दे तो रेट आपको लिखने आना चाहिए। रिएक्टेंट को माइनस साइन से जो भी कोफिशिएंट होगा वो नीचे आएगा, जितना भी कोफिशिएंट हो, डज नॉट मैटर। प्रोडक्ट को हम लोग पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये कुछ जो क्वेश्चन है ना, इसको आप खुद से थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें, तब आपको पता चलेगा कि अब जो है कंप्लीट आप फाइनल स्टेज में आ गए हो, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, यानी धात्विक गुण, मेटेलिक कैरेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, धात्विक कैरेक्टर को कहते हैं गुण, धात्विक गुण। अब यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि आपके केमिस्ट्री में जो होता है, एक पीरियड होता है, एक ग्रुप होता है। क्या होता है, पीरियड और ग्रुप होता, पीरियड और ग्रुप होता। पीरियड जो होता है लेफ्ट से राइट जाता है, लेफ्ट से राइट जाता है, और ग्रुप जो होता है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे आता है, टॉप टू बॉटम होता है, टॉप टू बॉटम होता है। आई बात समझ में। चलिए मतलब यानी आप शुरू करेंगे तो ये हमारा कहलाएगा पीरियड, और ये लाइन कहलाएगा हमारा ग्रुप, वर्टिकल लाइन कहलाएगा ग्रुप, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा पीरियड, ठीक है। टोटल हमारे पास 18 हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, जिसको हम लोग ग्रुप कहते हैं, और 7 वर्टिकल लाइन है जिसको आप पीरियड कहते हैं। आप कह सकते हो कि 7 आवर्त रेखाएं जो होती है उसको हम लोग वर्टिकल जो हमारे पास है, हॉरिजॉन्टल है, इसको हम लोग कहते हैं आवर्त पीरियड, हिंदी में कहेंगे तो इसको आवर्त कहेंगे। कितने आवर्त होते हैं, 7 होते हैं। अगर समूह पूछे ग्रुप कितने होते हैं, 18। ग्रुप कितने, 18वां ग्रुप का कौन एलिमेंट है, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस कहाँ से शुरू होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन से शुरू होता है। ये 18वां समूह का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग आते हैं, पहले यहाँ पे इसको बता दिया हूँ ताकि माइंड में याद रखिएगा। यहाँ बात है मेटेलिक कैरेक्टर की, तो ग्रुप में जब हम आते हैं, ग्रुप में समूह में जब आते हैं ऊपर से नीचे, समूह में जब ग्रुप की यानी G4 हम ग्रुप लिखे हैं, समूह में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। M4 मेटेलिक, C4 कैरेक्टर, धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। तो बढ़ने को हमने एरो लगाया, ऊपर अपवार्ड हो रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या घटेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, अधात्विक गुण घटेगा। अधात्विक यानी एक जब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो उसी का जस्ट अपोजिट होता है क्या, धातु का जस्ट उल्टा होता है क्या, अधातु। तो धातु गुण भरा है तो अधातु गुण क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ लिख देते नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, ठीक। जब पीरियड की बात, ये ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, घटता है, ठीक। पीरियड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पीरियड की बात करेंगे। तो पीरियड में जो होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर M4 मेटेलिक C4 कैरेक्टर घटता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। आई बात समझ में। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई क्वेश्चन आपको इसमें फंसा देगा आपको, ठीक है। अगर ये सब कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अंदाज मानिए मतलब भविष्यवाणी होगा, अक्कर बक्कर बम्बे बोल, अगर लक बाई चांस लक साथ दे दिया तो सही हो जाएगा। अगर ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो इसमें डाउट यानी चांस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज हाँ ऐसा होता है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, ये सब क्वेश्चन आपको बन जा रहा है, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा तो आप एलिमिनेशन मेथड से, मतलब मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी होता है 10 क्वेश्चन में अगर 5 क्वेश्चन से बी आया है तो अगला क्वेश्चन जो आपको डाउट है तो उसको भी क्या कर दीजिए, बी ही मार दो। पॉसिबिलिटीज किसका, यानी जो नंबर ऑफ मैक्सिमम में आंसर ज़्यादा आ रहा है तो अगला भी पॉसिबिलिटी उसी का होता है जो आने का रहता है। तो ये OMR जब क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है तो हम वहाँ पे कैसे रंग दें OMR को, ये ट्रिक है बताने का, ठीक है। चलिए तो ये कंसेप्ट माइंड में रखना है, क्या करना है, कंसेप्ट माइंड में रखना है कि ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं सॉरी, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं मेटेलिक कैरेक्टर धात्विक गुण बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अधात्विक गुण घटता है। पीरियड की बात करेंगे, जब पीरियड लेफ्ट से राइट जाते हैं, इधर से इधर, दिस इज द लेफ्ट दिस इज राइट, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारा क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ जो आपको दिया है उसको बात करते हैं, जो आपको दिया है उसकी बात कर लेते हैं। क्या दिया हुआ आपका, सिलिकॉन दिया है, बेरिलियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है और सोडियम दिया है। तो सबसे पहले पता तो चले कि ये पीरियड का है कि ग्रुप का, तो एक सेम ग्रुप का नहीं है, सब अलग अलग ग्रुप का है, सब अलग अलग ग्रुप का है। ये जो है आपका ग्रुप 14 का है, काशी मतलब कार्बन सिलिकॉन जो है, और ये हमारा बेटा मांगे कार ये सेकेंड ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का ये दोनों है, सेकेंड ग्रुप का ये दोनों है। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप का, सोडियम का है, फर्स्ट ग्रुप का है। तो हमारा ग्रुप अलग अलग है,
तो हमारा अब डिसाइड होगा किससे, पीरियड से। ग्रुप क्या है, सबका अलग अलग है, डिसाइड होगा किससे, पीरियड से होगा। तो पीरियड देखिए, यानी हमारा ये पीरियड किस पीरियड का है। तो देखिए आप याद रखिएगा, कार्बन जो है कॉन्फ़िगरेशन किए थे, पीरियड निकालने के तो तरीका बता ले, देख लीजिए। सिलिकॉन का होता है 14, बता ही देता हूँ क्यों, अब चूंकि अंतिम समय हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो गलती ना हो। सिलिकॉन का 14 कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। 14 होता है, 3s2 3p2 3p2। देखिए बताइए, अगर आपको पीरियड बताना हो, क्या हो, पीरियड बताना हो, तो ये लास्ट 14 पहले जोड़ लीजिए। पहले 14 हमारे पास सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन कितना है, 14 है। उसका आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा किया। सबसे पहले आएगा 1s, एस वाला में जब भी लेगा इलेक्ट्रॉन 2 लेगा, ठीक है, 1s2। उसके बाद आएगा 2s2, उसके बाद आएगा 2p6, यानी जोड़ लीजिए 2 4 6, कितना हो गया, 10 हो गया यहाँ तक। ये हो गया 10 2 12, ये 14। यहाँ 14 कहाँ जाकर कंप्लीट हुआ, 3p में, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री मारा है, p में। तो ये ब्लॉक तो हो जाएगा हमारा p, ब्लॉक क्या हो जाएगा, p, ब्लॉक हो जाएगा p, ब्लॉक हो जाएगा p। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंट्री मारा है वो उसका ब्लॉक कहलाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंट्री मारा उसका कोफिशिएंट चेक कीजिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंट्री मारा उसका कोफिशिएंट चेक कीजिए। कोफिशिएंट कितना है, 3, ये 3 बताएगा पीरियड। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंट्री मारा उसका कोफिशिएंट बताएगा पीरियड। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंट्री मारेगा उसका कोफिशिएंट बताएगा पीरियड, ठीक है। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करें, ठीक। पीरियड आया 3। अगर आपसे यहां ग्रुप पूछ दे, ग्रुप पूछ दे तो ग्रुप बताइए कितना हो जाएगा, 3 और 3। यहां देखिए 3 और 3, तो ये दोनों एक ही ऑर्बिटल में रहने वाला है। 3 यही 3 है, तो यहाँ 3p भी रहेगा, 3s भी रहेगा, 3d भी रहेगा। तो ये दोनों का इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए। अगर दोनों का इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ना है तो सिर्फ p वाला का इलेक्ट्रॉन देखिए। p में कितना इलेक्ट्रॉन आया, p में इलेक्ट्रॉन आया 2। ग्रुप बताने के लिए अपने तरफ से 12 जोड़ दीजिए। क्या करिए, p में जब इलेक्ट्रॉन एंट्री मारेगा, p में इलेक्ट्रॉन जब एंट्री मारेगा तो जितना एंट्री मारेगा उतना इलेक्ट्रॉन प्लस अपने तरफ से 12 ऐड कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 14 ग्रुप। क्या हो जाएगा, यानी सिलिकॉन 14 ग्रुप का। सिलिकॉन 14 ग्रुप का पीरियड कितना, यानी सिलिकॉन का पीरियड हमारा 3 आया। पीरियड कितना आया, 3 आया। ये कॉन्फ़िगरेशन करके बता दिया आपको। बेरिलियम की बात करिए, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता 4। यहीं पे देख लीजिए 1s2 2s2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जा रहा है, एस में जा रहा है। एस का कोफिशिएंट कितना, 2 है, तो इसका पीरियड हो गया कितना, 2। बेरिलियम का पीरियड होगा 2। मैग्नीशियम की बात करिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा किस में जाएगा, 1s2 2s2 2p6, 10 हो गया। 3s2 में जाएगा, कहाँ जाएगा, 3s2 में जाएगा, किस में जाएगा, तो एस में आया। तो एस का कोफिशिएंट कितना, 3, यानी मैग्नीशियम का पीरियड कितना आया, 3 आया। चलिए उसके बाद आपका सोडियम है, सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11। कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 10। 3s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा, एस में जा रहा, उसका कोफिशिएंट कितना, 3 है। तो इसका पीरियड आवा क्या, कितना आया, 3 पीरियड आया। तो अब यहां पे बता दीजिए मुझे, सिलिकॉन है आपके पास, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और सोडियम है, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, देखिए तो हमारा ये बेरिलियम और मैग्नीशियम सेम ग्रुप का है, तो बेरिलियम के नीचे लिख देते हैं मैग्नीशियम, बेरिलियम के नीचे लिख देते हैं मैग्नीशियम। चलिए ये हमारा ये सेकेंड ग्रुप का है, किसका ग्रुप का, सेकेंड ग्रुप का। सोडियम किस ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का, तो सोडियम के यहाँ पे लिख दीजिए फर्स्ट ग्रुप। सोडियम हमारा फर्स्ट ग्रुप का है। सिलिकॉन हमारा 14 ग्रुप का, तो 1 के बाद ही इधर ऐसे आता है, ग्रुप बढ़ते चला जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5। तो ये हमारा सिलिकॉन कितने ग्रुप का है, सिलिकॉन हमारा 14 ग्रुप का है। 14 ग्रुप का कौन है, सिलिकॉन है। 14 ग्रुप का कौन है, सिलिकॉन है। अब ऑर्डर बताइए, देखिए लिथियम से शुरू हुआ, ये आप पीरियड में जा रहा था। हमारा सेम पीरियड का कौन कौन है, सेम पीरियड का आपका है सोडियम, सेम पीरियड का मैग्नीशियम, सेम पीरियड का सिलिकॉन है, सेम पीरियड का सिलिकॉन है। लेफ्ट टू राइट जाने पर, ये आपका लेफ्ट है, ये राइट, लेफ्ट टू जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता था, घटता था। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सोडियम का होगा। उसके बाद किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा। सबसे कम किसका होगा, सिलिकॉन का। क्योंकि सबसे राइट साइड में हमारा क्या है, सिलिकॉन उपस्थित है। जो सबसे राइट साइड में होगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। यहीं पे पूछ देता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता था। जो सबसे राइट साइड में होगा उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में होगा उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। आई बात समझ में, चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों में क्या, ये तो सेम ग्रुप का है, बेरिलियम से मैग्नीशियम में। तो क्या होगा, ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। तो बेरिलियम से ज्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा। बेरिलियम से ज्यादा मैग्नीशियम का होगा। तो ऑर्डर क्या लिख दीजिएगा, बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा किसका है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम से ज्यादा किसका है, सोडियम का। किसका है, सोडियम का। अब सोडियम जो है हमारा सिलिकॉन का क्या है, सबसे कम है। सिलिकॉन का क्या है,
सबसे कम, मतलब सिलिकॉन के यहाँ लिख दीजिए, यानी सिलिकॉन और बेरिलियम में किसका ज़्यादा होगा, बेरिलियम का ज़्यादा होगा। तो ऑर्डर देखिए आपका किसका है, सिलिकॉन पहले होगा, बेरिलियम होगा, उसके बाद मैग्नीशियम होगा, सोडियम होगा। है क्या आंसर? हाँ है आपका बी नंबर आंसर। समझ में बात आई या नहीं आई? तो यानी आपको ग्रुप भी माइंड में रखना होगा, पीरियड भी माइंड में रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस? स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस किसका होगा, जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसका स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस होगा। तो अब यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, देखिए मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर 12, 2 लॉस कर दिया है तो हो गया ये 10, तो 10 हो गया, तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1:2 2:2 2p6, यानी ये सेकेंड पीरियड का है। ठीक, कैल्शियम की बात करिए, कैल्शियम का होता है 20, दो निकल गया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 18 बचेगा, तो 18 जो हो जाएगा 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6, ये पी बोलो यहाँ तक 18 हो गया। ये पीरियड कितना है, पीरियड 3 का है, तो पीरियड 3 जैसे जैसे पीरियड बढ़, सॉरी हाँ पीरियड 3 है, तो ये पीरियड 3 का मतलब ऑर्बिट भी हमारा बढ़ते चला जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट की बात करेगा। किसकी बात करेगा, थर्ड ऑर्बिट की बात करेगा। जिंक की बात कर लीजिए, जिंक का होता है एटॉमिक नंबर 30, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, कितना होता 30, 2 निकल गया, बचा कितना 28, बचा 28, कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा। तो आर्गन तक तो 18 जानते ही आप, 4s0 3d10, तो ये भी किसका आ गया 3d का आया। तो इसका मतलब देखिए कैल्शियम और जिंक कहाँ है, 3 है, दोनों का सेम साइज है, आयनिक रेडियस हमारा सेम साइज है। सबसे छोटा किसका हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है हमारा नंबर ऑफ पीरियड सेकेंड पीरियड का है। ये क्या है सेकेंड, आयनिक रेडियस जो होता है लेफ्ट यानी टॉप टू बॉटम जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, तो आयनिक रेडियस भी क्या होता है बढ़ता है। तो जिसका साइज बड़ा होगा उसका आयनिक रेडियस भी बड़ा होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसका आयनिक रेडियस भी छोटा होगा। तो इसका साइज छोटा है इसलिए आयनिक रेडियस क्या है कम है, तो सबसे कम किसका हो जाएगा मैग्नीशियम का। ठीक है, चलिए आइए स्मॉलेस्ट पूछा है, तो स्मॉलेस्ट में आंसर क्या हो जाएगा मैग्नीशियम +2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यूजिंग SPDF नोटेशन फाइंड द ऑर्बिटल विद क्वांटम नंबर n = l = 1। देखिए क्वांटम नंबर बताता है, क्वांटम नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताता एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में रहेगा। ठीक है, चलिए यहां पे हम बता दें आपको, n अगर l का वैल्यू, ये है एंगुलर मोमेंटम, l का वैल्यू 0 होगा तो ये s सबसेल कहलाएगा, l का वैल्यू 1 होगा तो ये कहलाएगा p सबसेल, l का वैल्यू अगर 2 होगा तो ये कहलाएगा d सबसेल, l का वैल्यू 3 होगा तो ये कहलाएगा f सबसेल। ये याद रखिए, यानी s के लिए l का वैल्यू कितना 0, p के लिए l का वैल्यू कितना 1, l के लिए हमारा d के लिए l का वैल्यू कितना 2, f के लिए l का वैल्यू कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे बात करना है कि हमारा n यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट हमारा क्या दिया है 2 दिया है, यानी सेकेंड सबसेल में। तो अब बताइए, तो हमारा l का वैल्यू कितना है 1, तो ये तो क्लियर हो गया कि p आएगा। ये नोटेशन बता दिया कि हमारा किस में लेना है सेकेंड ऑर्बिट में ही लेना है, तो ये p के आगे क्या लग जाएगा 2p, यानी हमारा ये नोटेशन किसकी बता रहा है, यानी l = 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये p वाला है, n = हमारा 2 बता देगा, यानी कक्ष कौन लेना है, सेल कौन लेना है, सेकेंड सेल लेना है। तो सेकेंड सेल में कौन आ जाएगा बताइए। ठीक है, यानी हार्ड लग रहा है, उम्मीद है कि हार्ड नहीं लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पोलोनियम है, ये एटॉमिक है पोलोनियम, बिलोंग्स टू विच पीरियड एंड ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो अब पोलोनियम अब आपको याद कंफ्यूज हो कि कहाँ पाया जा रहा था, तो हमने एक बताया था ट्रिक, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड का ओ ले लीजिए ऑक्सीजन, एस का स्टाइल का एस ले लीजिए सल्फर, सेलेनियम का Se ले लीजिए, टेलेनियम का Te ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पोलोनियम का PO ले लीजिए, यानी लास्ट वाला जो जैसे लिखा हुआ था उसी, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो यानी ये सेम ग्रुप का है, ऑक्सीजन फैमिली का है, क्या है ऑक्सीजन फैमिली का है। ठीक है, ऑक्सीजन ग्रुप का है, तो ग्रुप क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का ग्रुप क्या होता है 16 ग्रुप का, ये 16 ग्रुप का अदर नेम क्या होता है चाल्कोजेन होता है, क्या होता है चाल्कोजेन। 16 ग्रुप को अदर नेम क्या, अनदर नेम है चाल्कोजेन। ठीक है, यानी पोलोनियम किससे बिलोंग करता है ऑक्सीजन फैमिली से। तो अब यहाँ जोड़ लीजिए कि कितना पीरियड की बात आएगा, तो ऑक्सीजन शुरू होता है सेकेंड पीरियड से, क्या से शुरू होता है सेकेंड से, तो इसको दे दीजिए, ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, यानी पोलोनियम किस पीरियड का आएगा, यानी ऑक्सीजन शुरू होता है सेकेंड पीरियड से, यानी फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम की बात करेगा,
फर्स्ट पीरियड में कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम ही है, बाकी जो हमारा आ रहा है सेकेंड पीरियड में हमारा ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है। ठीक है, चलिए तो ये कितना पीरियड हो गया, पीरियड हो गया 6, ग्रुप हो गया क्या 16, ग्रुप हो गया 16 ऑक्सीजन ग्रुप। आंसर मार दीजिए, ये आप कोड याद रखिएगा ओल्ड स्टाइल से टीपो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द ट्यूनिंग फॉक्स प्रोलॉन्ग। ट्यूनिंग फॉक्स आपने कॉर्क वगैरह देखा, बैडमिंटन वगैरह खेले हैं, तो कुछ इस तरह से कॉर्क बना रहता है। ठीक है, कुछ इस तरह से कॉर्क बना रहता है। तो अब देखिए जब एक बैडमिंटन आप मारते हैं, इधर मारते हैं, इधर से आपको इधर मारता है। ठीक है, तो दोनों के बीच एंगल कितना, जब एक बार इधर मारा स्ट्रेट एंगल बना, एंगल बना 180 डिग्री, फिर इधर से इधर मारा, मतलब कॉक क्या चलेगा, इधर से उधर कंप्लीट चलेगा। तो एक इधर से गया और इधर से आएगा, तब जाकर के एक कंप्लीट साइकिल बना। तो इधर से गया तो कितना डिग्री बना, 180 डिग्री बना। इधर से आया तो कितना डिग्री बना, 180 डिग्री बना। मिलकर 180 डिग्री को हम लोग कहते हैं पाई, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो बताइए एक रिवोल्यूशन कंप्लीट में फेज में कितना आया, 180 और 360। तो ये क्या है, इसको हम लोग 2 पाई कह सकते हैं। ये बैडमिंटन से कंडीशन से क्वेश्चन है, आई बात समझ में कि नहीं आया। चलिए तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई। समझ में बात आई या नहीं आई। बैडमिंटन खेलते हैं, ऑब्वियस खेलते हैं, ठंडी के मौसम में लोग खेलते ही हैं, बड़ी चाव से खेलते हैं, बहुत पसंद भी करते हैं। इधर से मारे तो जब हमारा क्या स्ट्रेट एंगल होता है, एंगल क्या होता है 0 डिग्री। उधर से भी आया, सॉरी स्ट्रेट हमारा हो जाता है 180 डिग्री। उधर से भी आएगा तो एक हमारा 180 डिग्री कंप्लीट होगा। तो 180 मिलकर क्या, यानी एक बार रोटेशन कंप्लीट किया तो कितना बनाया 360। उसी 360 को क्या लिखेगा, 2 पाई लिखेगा। 360 का ये मतलब नहीं कि ऐसे ही घुमा, यहाँ हमारे देखिए स्ट्रेट इधर से आया तो 180, फिर इधर से भी जाइएगा तो कितना 180, तो टोटल एंगल कितना हो गया 360। तो 360 को क्या लिख दिया 2 पाई, यानी पाई का वैल्यू होता है 180, क्या होता है 180। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, व्हेन अ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम हाउ डज द फेज चेंजेज। जब डेंसर में देखिए रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम जान लीजिए। रेयर मीडियम से वहाँ वो होता है जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है, डेंसर मीडियम वो होता है जहाँ पे स्पीड कम होता है। जबकि स्पीड कम होगा तो यहाँ पे जो एंगल हमारे जैसे रिफ्लेक्टेड करता है, मान लीजिए यहाँ से आया, कम होगा, ये प्रिज्म है मान लीजिए, या आप एक स्लैब मान लीजिए रेक्टेंगुलर स्लैब है, लाइट पड़ रही है, एयर है, तो एयर में स्पीड का क्या लाइट क्या होता है ज़्यादा होता है। रेयर टू डेंसर में हमारा ये हमारा जो स्लैब दिख रहा है आपको, ये घना है, इसमें स्पीड कम होगा, लुक लाएगा। उसी तरह से अगर आपको एनएच पे बाइक चलाने के लिए दे दिया जाए और आपको क्या गली में बाइक चलाने के लिए दे दिया जाए, तो बताइए आपकी स्पीड कहाँ ज़्यादा होगी। ऑब्वियस बात है एनएच पे स्पीड ज़्यादा होगी, गली में आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो यानी एनएच पे आपको डिस्टर्ब करने वाला कुछ नहीं है, तो जहाँ पे डिस्टर्ब करने वाला कुछ नहीं होगा वहाँ स्पीड ज़्यादा होगा, जहाँ डिस्टर्बेंस होगा वहाँ स्पीड कम होगा। तो यानी कॉलोनी या गली में क्या हो गया, लोग कंपैक्ट हैं, जिरे उरे हैं। तो जब पार्टिकल आपस में कंपैक्ट में रहेंगे तो वहाँ पे फ्लो करना या चल पाना बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ पे आपकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है, चलिए तो अब मान लें कि यहाँ पे जब मीडियम आया था, कुछ लाइट जो यहाँ पे है इसमें आएगा, मीडियम में एंट्री मारेगा, और कुछ लाइट तो सतह से टकरा के भी तो जाएगी ना, कि नहीं जाएगी। कुछ लाइट इसमें मीडियम में आया, ठीक है, स्पीड कम हुआ, और कुछ लाइट क्या हुआ, ऐसे आया, मान लो कि यहाँ पे हमारा पड़ रही लाइट, तो आए इस पे पड़ा, तो इस पे पड़ा, तो इस कुछ मीडियम में चेंज किया, तो कुछ लाइट इस सतह से भी तो वापस होगी कि नहीं होगी। तो बताइए ऐसे आया और इसी दिशा में चला जाए, जब दो अपोजिट लाइन, अगर आपसे पूछ दो अपोजिट लाइन के बीच एंगल कितना होता है, तो दो अपोजिट लाइन के बीच एंगल जो होता है, कोण जो होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है पाई, क्या होता है पाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, द मोशन ऑफ हेली कॉमेट अराउंड द सराउंड इज नॉट। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ये ट्रांसलेटिव मोशन होता है, ऑक्सिलेटिव मोशन नहीं होता, ऑक्सिलेटिव मोशन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ 1 kg मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। उसको क्या बोलेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ जानिए कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो एक तरीका जान लीजिए पहले। अमाउंट ऑफ हीट, ये जो हीट होता है, ये हीट होता है आपका, इसको डेल क्यू बोलते हैं, डेल क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास इंटू डेल टी, टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बताए डेल की इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाइएगा, ये मास इवॉल्व की बात करेगा,
तो अब सोच के देखिए, जो हीट कौन कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जिसका ज़्यादा मास होगा वो हीट एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता होगा। ज़्यादा भारी चीज़ को अगर आपको मान लें कि आपको 1000 लीटर पानी गर्म करने के लिए दे दिया जाए और आपको 1 लीटर पानी गर्म करने के लिए दे दिया जाए, सबसे जल्दी गर्म कौन होगा? 1 लीटर वाला। क्वांटिटी बढ़ेगा तो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगा, ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब करने के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? मास का। मास बढ़ेगा, हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगा। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट आता है, तो इसके लिए कांस्टेंट आता है सी। इसी सी को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, हीट ऑफ कैपेसिटी, राइट। चलिए m4 मास है, ये T4 टेम्परेचर, कितना टाइम रिक्वायर्ड है। चलिए तो m डेल्टा T आ गया आपका। यहां दे दिया मास कितना ग्राम, यानी 1 kg दिया है। 1 kg के लिए कितना रिक्वायर्ड है, यानी डेल टी भी आपका कितना दे दिया? 1 डिग्री सेल्सियस। यानी दोनों हमारा यूनिटी है। क्या है? दोनों यूनिटी। दोनों का वैल्यू अगर पुट करिए, यूनिटी मतलब 1, दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? डेल क्यू बराबर सी इंटू 1 तो इसका मतलब ये हो गया कि डेल क्यू किसके बराबर हो गया? सी के बराबर हो गया। और सी को अपन लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी। आंसर क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी। देखिए जो भी फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। यानी बीपीएससी ट्री कुछ क्वेश्चन, तो ये सब क्वेश्चन क्या है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो अब बताइए, नीट का क्वेश्चन पूछा हो, जेई का क्वेश्चन पूछा हो, जो जनरल साइंस जो अमूमन पढ़ाते हैं, तो उतना डेप्थ में तो वो नहीं ना जाएंगे, जितना एग्जाम आयोग पूछती है उतना है। जो उतना डेप्थ में जाए वही बताएंगे आपको, जो डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। तो बीपीएससी ट्री और जनरल साइंस, ये दोनों का ट्रैक बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। क्योंकि आप टीचर बन करके आप वहाँ जाएंगे, क्योंकि आप जिनको पढ़ाएंगे आप उनको तैयार करेंगे जेईई मेंस के लिए और क्या नीट के लिए तैयार करेंगे। क्योंकि 11-12 में जाएंगे जो साइंस लिया, अमूमन का टारगेट क्या होगा? नीट क्वालिफाई करना या जेईई मेंस इंजीनियरिंग जाना या मेडिकल में जाना, राइट। तो ठीक है, यानी आप जब वहाँ जाएंगे तो आप क्या, जब आप खुद बूस्ट होकर के जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपसे बच्चे पढ़ेंगे वो भी बूस्ट होंगे, हाई एनर्जेटिक होंगे, ठीक है ना। तो इसको प्लीज़ जनरल साइंस और एक साइंस के स्ट्रीम के कंपेरिजन नहीं कीजिएगा। जनरल साइंस अलग चीज़ है, वो क्या है, सिर्फ एप्लीकेशन आपकी जानकारी की बात करता है। लेकिन एक साइंस क्या होता है ना, ये आपका क्या कहते हैं, यानी इसके विषय के बारे में आपकी कितना डेप्थ है कि नहीं है। इसीलिए इसको हल्का में ना लेते हुए थोड़ा क्या सीरियसली वे में लीजिए। और बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि हम क्या कहते हैं, मेहनत नहीं, लेकिन आपके प्रति हम क्या करते हैं, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एक एक क्वेश्चन क्या आसानी से कर ले जाइए। इसलिए जो चीज़ क्या कहते हैं, जो बेहतर है आपके लिए, उसे मैं देने के प्रयास करता हूँ और पूर्ण प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। इसको आप यकीन मानिए। और अगर सही लग रहा हो तो थोड़ी क्या कहते हैं, अप्रिशिएट तो बनता है हौसला अफजाई के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किसी गैस के समदाब रेखीय विस्तार में होता है। देखिए आइसोबारिक पूछ दिया, तो अब समझिए कि आइसोबारिक है क्या। तो आइसो तो मतलब होता सेम, आइसो का मतलब होता सेम। केमिस्ट्री में जब पढ़िएगा तो बार का मतलब होता मास। एक थर्मोडायनेमिक्स में आइसोबैरिक का मतलब होता प्रेशर। यहां समझता नहीं, समदाब लिख ही दिया है, ठीक है। समदाब, दाब का जो होता है प्रेशर हम लोग कहते हैं। तो आइसो यानी हर जगह प्रेशर क्या हो, सेम हो, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो। जिसका वैल्यू निरंतर रहता है, कांस्टेंट स्थिर रहता है, चेंज ना करता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो आप आइडियल गैसिफिकेशन से एक फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी, जहां पी क्या है, प्रेशर है, भी क्या है, वॉल्यूम है, एन क्या है, ये मोल है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। पी प्रेशर, भी वॉल्यूम, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर है। आपसे क्या क्या दिया कि आपका पी क्या है, कांस्टेंट है। तो पी कांस्टेंट आपका, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, जो भी मोल का वैल्यू आएगा वो फिक्स आएगा, चेंज नहीं करेगा। जो वैल्यू आएगा, गैस कांस्टेंट तो ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट ही है, ये दोनों आपका कांस्टेंट। अब बताइए रिलेशन किसके किसके बीच आया, बी और टी के बीच आया। तो कैसा रिलेशन आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये लिख लीजिएगा। एट कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। अब आप ही बता दीजिए, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब ताप बढ़ाइएगा तो आयतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब क्या होता है, एक बढ़े तो दूसरा भी ऑटोमेटिक बढ़े। व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब, एक बढ़े दूसरा घटे, ठीक है। चलिए आएगा इस समझ में। तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बोथ इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये रिलेशन लिख लीजिए, आइडियल गैसिफिकेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। एनआरटी जहां पी क्या आपका कांस्टेंट है,
P कांस्टेंट है आइसोबारिक में, तो V हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़े, ठीक है, टेम्परेचर बढ़े तो हमारा वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आपको ये देखना ही है तो कोई चीज़ आप देख ली ना, कंटेनर को ही क्या गर्म करके फैलाइए, तो फैलाइएगा तो उसका एरिया डायमेंशन, एरिया बढ़ेगा, तो एरिया बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसका क्या होगा, एरिया बढ़ेगा तो उसका आयतन भी बढ़ेगा ना, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या कहते हो, एरिया, और इंटू हाइट, यानी एरिया इंटू हाइट, ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सब हमारा वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन केप्ट एट रूम टेम्परेचर in comparison of H2 molecule or 2 molecules hits the wall of the container with। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है क्लास 11th के अंदर गैसियस स्टेट हमारे पास पढ़ना है, गैसियस स्टेट पढ़ना है, तो वहाँ पे एक फार्मूला होता था, रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी, VRMS। आप इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़िएगा, इस इलेक्ट्रिसिटी में भी एक स्पीड VRMS है, रूट VRMS, इसका मतलब स्पीड हो गया, रूट मीन्स स्क्वायर, रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी, VRMS क्या लेता है, ये होता है फार्मूला 3kT/m काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर, और ये m है, m फॉर मास। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ से आप रिलेशन निकाल लीजिएगा, तो आप बताइए मुझे, ये कांस्टेंट मान लीजिए, तो VRMS जो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका, मास का। जिसका मास ज्यादा होगा उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। ऑटोमेटिक देख लीजिए, एक आदमी 80 किलो का और एक आदमी 50 किलो का, दोनों दौड़ाइए, दोनों को दौड़ाइए, जीतेगा कौन, 50 किलो वाला। जिसकी वजन कम होगी उसकी रफ्तार ज़्यादा होगी, जिसका वजन ज़्यादा उसकी रफ्तार कम होगी। ये एक व्यवहारिक रूप में भी सोचिए, कल्पना कीजिए, साइंस एक फील का चीज़ है। यहाँ अपने आप को रिप्रेजेंट करके देखिए कि हाँ, अगर आपको हो सकता है, जो आप देखिए बहुत, ये ऐसा थोड़ी आप एक टीचर की एग्जाम देने जा रहे हैं, BPSC टीचर, तो ये स्टूडेंट लेवल मतलब 9th 10th वाला बच्चा वीडियो नहीं देख रहा है मेरा, सीनियर बच्चे भी देख रहे हैं, हो सकता है कहीं वो पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब एक अपने आप की वहाँ पे क्या कल्पना करके देखिए कि हमारी वजन मान लीजिए कि 90 किलो है, और एक बच्चा है जिसकी वजन है 30 किलो। अगर हम दोनों में रेस लगेगा तो जीतेगा कौन, तेजी कौन दौड़ेगा, तेज दौड़ेगा जिसका वजन कम है। ठीक है, चलिए, तो स्पीड हमारा रिलेशन हम दे दिया, किसका दे दिया, स्क्वायर VRMS जो हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका, रूट मास का। तो अब यहाँ पे दो गैस है आपके पास, क्या है, दो गैस है। कौन कौन गैस है, एक है आपका हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो अब आप बताइए मुझे, इसका मास कितना होता है, इसका मास होता है, एक हाइड्रोजन का एक है तो 2 हाइड्रोजन, तो मान लीजिए कि हमारा एक ही हाइड्रोजन से कंसीडर करिए, 1 ग्राम। इसका मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। तो मास बढ़ेगा, आपका स्पीड क्या होगा, VRMS। अगर मास बढ़ेगा, V बढ़ेगा, तो मास हमारा क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो सबसे कम किसका हो जाएगा, यानी VO2 में, यानी स्पीड ऑफ ऑक्सीजन और स्पीड ऑफ हाइड्रोजन में तेज कौन दौड़ेगा, बोलिए, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास मास कम है तो स्पीड ज्यादा होगा, ऑक्सीजन के पास मास ज्यादा है तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे बताइए टेम्परेचर की अगर बात करेंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर। तो अब VRMS जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, टेम्परेचर का, किसका है, टेम्परेचर का। तो जिसका ताप ज्यादा होगा उसका क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगा, लेकिन मास, यानी ताप में और मास में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ गया। तो अगर बात कर दिया जाए टेम्परेचर की, तब मान लो कि VT हमारा, यानी OT में किसका ज्यादा होगा, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन में O2 में, और टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन से, तो किस ऑटोमेटिक किसका हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ, दो रिलेशन आ गया। तो आप यहां पे बताइए कि हमारा पूछ क्या रहा, कमरे के तापमान पर रखे गए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण पर विचार करें, H2 अणु की तुलना में O2 अणु कंटेनर की दीवारों से टकराएगा। अब टकराएगा, ऑक्सीजन टकराएगा किसके, हाइड्रोजन की तुलना में। तो ऑक्सीजन जो जितना तेजी से जाएगा उतना तेजी से क्या करेगा, कंपैक्ट करेगा, टकराएगा। तब बताइए हाइड्रोजन का स्पीड ज्यादा है या ऑक्सीजन की स्पीड ज्यादा है, तो हाइड्रोजन का स्पीड ज्यादा, हाइड्रोजन तेजी के साथ टकराएगा, ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, धीरे के साथ टकराएगा। तो स्मॉलर एवरेज स्पीड से, यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉलर एवरेज स्पीड से। क्यों होगा, तो एक रिलेशन, ये आपको याद नहीं है तो इसको याद नहीं रखिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। VRMS जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट m का होता है। ठीक है, चलिए, मास बढ़ेगा स्पीड घटेगा,
ये याद रखिए। तो ऑक्सीजन के बारे में पूछा तो ये हो जाएगा, हाइड्रोजन के बारे में पूछता तो ऊपर वाला आंसर हो जाता। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है इसके बारे में देखिएगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू द डैम्प हिप्नोथेसिस। ये क्वेश्चन जो है आप मुझे बताइएगा कमेंट करके आंसर। कुछ क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ता हूँ ताकि मुझे रिप्लाई फीडबैक आना चाहिए। फीडबैक इसलिए आना चाहिए कि हम मुझे तो पता चले ना कम से कम कि वीडियो देखा जा रहा कंप्लीट या नहीं देखा जा रहा, क्योंकि तैयारी आपके पिक पर होगी। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंथेसिस टेक्सटाइल फाइबर आर्ड्रिल। देखिए आर्ड्रिल जो होता है ना, उसको कहते हैं जो सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है, सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है, ठीक है। किसको यूज करके, पीनट वगैरह जो होता है उसको यूज करके जो सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है उसी को हम लोग आर्ड्रिल कहते हैं, आर्ड्रिल कहते हैं। यानी सिंथेटिक फाइबर बनाने की प्रोसेस किससे, सिंथेटिक फाइबर बनाने की प्रोसेस है किससे, पीनट से, ठीक है। ग्राउंडनट पीनट, उसी को हम लोग आर्ड्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्ड्रिल कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ग्राउंडनट प्रोटीन फाइबर से जो बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कोला निटिडिया इज अ सोर्स ऑफ, ये पीने के बाद क्या हो जाए, कैसीनो कैफीन है। चाय की पत्ती में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, जिसके कारण इसका लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो वो हमारा यानी एडिपोस, क्या कहते हैं, जो एडिपोस टिश्यूज होता है, ये टिश्यू बायोलॉजी वाले के लिए स्पेशली है, वो क्या करता है, भूख लगाने की टेंडेंसी को डिक्रीज कर देता है। तो अक्सर देखिएगा चाय पीने वालों में भूख की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है, कम खुराक होता है। तो उसमें क्या पाया जाता है, कैफीन। क्या पाया जाता है, निकोटिन किसमें पाया जाता है, निकोटिन चाय में के पत्ती में पाया जाता है, लेकिन ये आपका कोला निटिडिया बोला इसमें कैफीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज यूज एज एनेस्थेथिया। एनेस्थेथिया जानते हैं, एनेस्थेथिया क्या है, बेहोशी की दवा के लिए इस्तेमाल करना। तो बेहोशी के लिए दवा यूज किया जाता है N2O। N2O को एनेस्थेथिया के रूप में भी यूज किया जाता है, और इसको अल्सो नॉन एज लॉफिंग गैस, लॉफिंग गैस के भी नाम से जाना जाता है। जब N2 की ही बात आ गया तो आप लिख लीजिएगा N2+CO, इसको कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस। क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। और एक और यहाँ पे लिख लीजिएगा H2+CO, इसको कहा जाता है सिंथेसिस गैस, सिंथेसिस गैस। क्या कहा जाता है, एक है प्रोड्यूसर गैस और एक है आपका सिंथेसिस गैस, ठीक है। N2+CO है आपका प्रोड्यूसर गैस, H2+CO है सिंथेसिस गैस, या इसी को बोला जाता है क्या, वाटर गैस। क्या बोला जाता है, वाटर गैस। इसका प्रयोग किया जाता है मेथनॉल बनाने में, CH3OH। CH3OH को क्या बोला जाता है, वुड स्प्लिट। क्या बोला जाता है, वुड स्प्लिट। ये याद रखिएगा, वुड स्प्लिट बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द हाइड्रोकार्बन फाउंड बाय द एक्शन ऑफ सोडियम ऑन इथाइल आयोडाइड। देखिए इथाइल आयोडाइड ये क्लास 12 के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म है, वुड्स रिएक्शन का। क्या है, रिएक्शन का नाम वुड्स रिएक्शन नाम है, WURTZ, वुड्स रिएक्शन। ये देता है एक्शन ऑफ, यानी ये याद रखिएगा, एक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड से प्रोडक्ट याद रखिएगा। अगर रिएक्शन आप भूल भी जाइएगा तो प्रोडक्ट याद रखिएगा तो बन जाएगा, ब्यूटेन देगा। क्या देगा, हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन देगा। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10, C4H10 होता है, ठीक। अब रिएक्शन हम बता दे रहे आपको, सोडियम आयोडाइड है, क्या है आपका, इथाइल आयोडाइड है, इथाइल आयोडाइड। इथाइल का फॉर्मूला C2H5I, आई लगा हुआ आयोडाइड प्लस सोडियम के एक्शन में, सोडियम के एक्शन में 2Na, फिर दे रहा होगा क्या, इथाइल आयोडाइड C2H5I। इसको कहते हैं ड्राई एक्शन ऑफ ईस्टर, ठीक है। या इसी रिएक्शन को बोला जाता है वुड्स रिएक्शन। क्या कहा जाता है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। क्या देगा, अब देखिए देगा क्या, ये बना लेगा इधर के एक आयोडीन और इधर के आयोडीन से मिलकर के ये बना लेगा सोडियम आयोडाइड। क्या बनाएगा, सोडियम आयोडाइड। और ये इथाइल आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 अब प्लस 2NaI, सोडियम आयोडाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, और ये बनाता, जोड़ लीजिए, 2 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन, कितना कार्बन, 4 कार्बन, 5 हाइड्रोजन यहाँ, 5 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना हो गया, 10। इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ब्यूटेन कहा जाता है। क्या देगा बताइए प्रोडक्ट, ब्यूटेन ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको। ये 12th के अंदर रिएक्शन है मैकेनिज्म का है,
क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। देखिए मोस्ट एसिडिक पूछ रहा है, तो ये याद रखिएगा, एसिडिक जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर क्या हम लिखना अभी बता देते हैं। एस है सबसेल, जिस तरह से पी एस सबसेल है, पी सबसेल है, डी सबसेल है और एफ सबसेल है। ठीक है ना। एस में कितना ऑर्बिटल होता है, एक होता है जहां इलेक्ट्रॉन रहता है। पी में कितना, 3 रहता है। डी में कितना, 5 रहता है। डी में कितना, 5 रहता है। डी में कितना रहता है, 5 रहता है। ठीक, 2 बढ़ाते चले जाइए। एफ में कितना रहता है, एफ में 7 रहता है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो रहता है। एक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एक में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा अपोजिट साइन के साथ। देखिए अब मध्य बताइए, जैसे ये इसकी हम बात करेंगे, तो इसको हमको बताने से पहले हमको हाइब्रिडाइजेशन लिखने आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन लिखने आना चाहिए। जैसे आपका एग्जांपल है CH4, तो यहाँ हम हाइब्रिडाइजेशन लिखना सिखा देते हैं। देखिए कार्बन के कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ेगा। सिंगल बॉन्ड को हम लोग कहते हैं सिग्मा। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिग्मा। सिंगल बॉन्ड ऑलवेज नोन एज सिग्मा कहलाता है। चलिए हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा भाग लेता है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में जो होता है सिग्मा भाग लेता है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या भाग लेता है, सिग्मा भाग लेता है। तो क्या को सिग्मा हो गया, 1 2 3 4, 4 को सिग्मा हो गया। मतलब 4 को घर चाहिए मुझे, 4 को घर चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। तो 4 को घर किसका किसका चाहिए। देखिए अगर एस का लीजिएगा तो एस में मैक्सिमम कितना घर है, एक ही वो घर है। पी की बात करें तो पी में मैक्सिमम घर कितना है, 3 है। तो अगर दोनों की मिला दीजिए तो कितना घर हो जाएगा, 4 घर हो जाएगा। तो दोनों की मिला हमको 4 घर चाहिए ही रखने के लिए। जो इलेक्ट्रॉन रखा जाता है लोन पेयर रखा जाएगा। यहाँ लोन पेयर तो नहीं, जब शेयरिंग हुआ हमारे पास तो हमारे पास घर खाली होगा तभी तो किसी को बुलाएंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास खाली है। तो खाली जो इलेक्ट्रॉन की रखने को ही हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया। 4 घर चाहिए, 4 घर चाहिए। तो एक घर यानी एस, जो अभी एस के पास कितना घर है, एक ही घर है। तो एक तो एस वाला दे दिया। 3 घर किसका है, पी का है। तो 3 घर पी का, तो ये हाइब्रिडेशन कहलाएगा sp3। क्या कहलाएगा, sp3। इसका मतलब नंबर और ऑर्बिटल कितने हो गए, 4 हो गए। नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 हो गए। अब यहाँ पे बताइए हमारा परसेंटेज होता है 100%। क्या होता है, 100 मिल करके 100%। यहाँ देखिए जहाँ एस कितना है, एस है हमारा 1 और पी कितना 3। तो इस 100 में जो है हमारे पास पी का परसेंटेज ज़्यादा है, एस का कितना होगा। बंटवारा अगर करिएगा, बंटवारा करिएगा, एक घर को कितना दीजिएगा, एक का 25 दीजिएगा तो ये भी 25 घर होगा। 25% 25% मिलकर कितना हो जाएगा 100%। यानी इसमें एस कैरेक्टर कितना है 25%, पी कैरेक्टर कितना है, एस कैरेक्टर है आपका 25% और पी कैरेक्टर आपका 75%। ठीक है। तो जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वो हाईली एसिडिक होगा, जिसका एस कैरेक्टर कम होगा वो क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। अब यहाँ पे बताइए इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हो गया, क्योंकि sp3 यहाँ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम है। चलिए इसकी बात करिए, CH2 अब यहाँ पे कैसे क्या करें, तो स्ट्रक्चर सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइए। कार्बन कार्बन के बीच है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दे दिए। चलिए क्या को हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ा है, 2 इधर कितना है, 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है। हमने क्या बताया कि हाइब्रिडाइजेशन में ओनली पार्टिसिपेट करता है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। ठीक है, सिग्मा लोन पेयर कहते हैं किसको है, ये भी हम आपको लोन पेयर बता देंगे क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन में ओनली पार्टिसिपेट करेगा सिग्मा और लोन पेयर, ये याद रखिए। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है हमारे पास सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर, जितना सिग्मा और लोन पेयर का जोड़ करके होगा उतना ही घर की आवश्यकता होगी। और हम शुरू कर देंगे sp_d से, यानी एक s तो हमेशा एक ही रहेगा, एस हमेशा एक ही रहेगा, पी हमेशा 3 ही रहेगा, डी 5 हो सकता है, घट बढ़ आगे बचे। ठीक है, क्योंकि 5 वो घर है डी के पास, डी के पास कितना घर है, 5 घर है। चलिए अब बताइए, यहां डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। जहां डबल बॉन्ड दिखे वहां एक सिग्मा और एक पाई। तो हमने क्या बताया आपको कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या पाई भाग लेती है, नहीं, क्या भाग लेता है, ओनली सिग्मा और लोन पेयर, सिग्मा और लोन पेयर। तो अब बता दी मुझे, एक सिग्मा यहां है, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड यहां 2, एक यहां 3, एक यहां 4, एक यहां 5। तो 5 को जोड़ करके आया आपके पास 5 को, हमको अब 5 को घर चाहिए। कितना घर चाहिए, 5 घर चाहिए। तो 5 घर चाहिए। देखिए अब अलग अलग बात करेंगे, इस कार्बन का निकालिए, अलग अलग निकालिए, ये जोड़ करके पूरी की बात नहीं करेंगे। ये कार्बन का अलग निकलेगा, इस कार्बन का अलग निकलेगा हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां देख लीजिए,
1 2 और यहाँ क्या है, 1 सिग्मा है, 3 होगा, तो 3 को हुआ यहाँ पे, तो 3 को घर चाहिए, तो 3 को घर चाहिए तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा बताइए, यानी हर कार्बन का अलग अलग निकलेगा, हर कार्बन का अलग अलग निकलेगा। तो 3 घर के लिए क्या घर आपको चाहिए, किसका किसका लेगा, तो एक तो एस वाला लेके जाएगा, बच गया कितना 2 घर, तो 2 घर कौन लेके देगा, पी वाला, तो पी का 2, तो यहाँ इसी का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2, तो इसका हाइब्रिडेशन कितना आया sp2 आया। ठीक, इसका भी कितना आ जाएगा, तो इसका भी sp2 आ जाएगा। तो इसमें बताइए कि हमारा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है, तो 3 को मिल करके हमारा क्या हो रहा है, 3 को मिल करके हमारा हो रहा है 100%। तो जिसमें से पी हमारा कितना है, पी है 2 और एस कितना है 10, तो डिवाइड कर दीजिएगा, एक का कितना हिस्सा मिलेगा, यानी 3 मिल करके कितना हो रहा है 100, तो एक मिल के कितना होगा 100/3, 3 से डिवाइड कर 33 आएगा, तो एस का 33 आया, पी का कितना, इसका डबल हो जाएगा 33 दूना 66, क्योंकि पी का 2 घर यूज हुआ है और एस का कितना 1 घर यूज हुआ है, तो इसमें भी परसेंट हमारा एस क्या आ रहा है, कम आ रहा है। आगे देख लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, CH है ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब यहाँ पे अरेंज कर लीजिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई होगा और 1 सिग्मा होगा, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा जहाँ क्या होगा 2 पाई और 1 सिग्मा होगा। तो हमने क्या बताया, वो हाइब्रिडाइजेशन में ओनली सिग्मा और लोन पेयर भाग लेता है, लोन पेयर, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, तो ओनली सिग्मा, तो सिग्मा काउंट कर लीजिए 1 और 2। इस कार्बन की बात करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 सिग्मा यहाँ है, मतलब 53 बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, 1 सिग्मा यहाँ और 1 सिग्मा यहाँ, तो क्या सिग्मा हो गया 2 सिग्मा हो गया, 2 सिग्मा हो गया। तो अब बताइए 2 सिग्मा का जो इलेक्ट्रॉन आएगा हमारे पास उसको रखेंगे घर में, कई घर चाहिए हमको 2 घर, तो 2 घर कौन आए, एक घर तो हमारा एस की तरफ से आ गया, तो एक घर कौन आएगा, ऑर्डर कैसे लिखते हैं SPDF, एस के बाद कौन आवेगा पी आवेगा, पी के बाद डी आवेगा, तो हमारा एक 2 घर चाहिए, तो एगो एस वाला और एगो पी वाला। अब बताइए दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 100%, तो 100% इसका मतलब हमारा एस का कितना परसेंटेज होगा, 2 मिल करके आपके पास 100 पूरा रहा है, तो एक मिलकर कितना हो जाएगा 50, यानी हमारा एस का कितना कैरेक्टर आ गया 50%। यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला में जो होता है एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो ऑर्डर लिख लीजिएगा आप, क्या लिखेगा एसिडिक कैरेक्टर का, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिखिए, sp ज्यादा होता है sp2 से, sp2 ज्यादा होता है sp3 से। इसी की बात अगर करेंगे तो sp किस में आया है, ट्रिपल बॉन्ड वाले को, ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं अल्काइन, अल्काइन का ज्यादा होता अल्किन से, sp2 किस में आता है डबल बॉन्ड वाला में, और अल्किन का ज्यादा होता अल्केन से। जिस तरह से क्वेश्चन पूछिए आपका बनना चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें परसेंटेज कितना है, ये 50% है एस कैरेक्टर, ये 33% है, ये कितना आपका 25% है। जिस तरह से क्वेश्चन पूछिए आपको बनना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहां तक क्लियर हो गया, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, यही बेसिक कैरेक्टर पूछ देता, जस्ट अपोजिट। जिसका एस कैरेक्टर कम होगा वो हाईली बेसिक होगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट। तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर ये भी लिख ही देता हूं क्योंकि पूछ दिया है एग्जाम में, तो कुछ भी पूछ सकता है। बेसिक कैरेक्टर क्या है sp3 sp2, उसके बाद यानी sp का सबसे कम हो जाएगा। कुछ घबराने की बात नहीं है, ज्ञान घर आपके लिए यथासंभव कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, जहां तक हो रहा है संभव कर रहा है कि आपका क्वेश्चन आसानी से बने, कहीं टफ नहीं हो, और हर तरह के क्वेश्चन लेके आ रहा है, मिसलिनियस क्वेश्चन हर तरह के। देखिए, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एक्टिव एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स KMnO4 K2Cr2O7 KClO4। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन एक्टिव में हमारा मैग्नीज का निकालना है, यहाँ क्रोमियम का निकालना है, या क्लोरीन का निकालना है। निकालिए, देखिए KMnO4 ये सीख लीजिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पोटेशियम, अल्कली वाला जो भी होता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम सबका +1 लेंगे। ऑक्साइड जो हमारे पास ऑक्साइड होगा कहीं रहेगा, इसका हम लोग -2 लेंगे। एक जगह हमारा सुपर ऑक्साइड होता है H2O2, इस फॉर्मेट में आएगा तो यहाँ -1 लेंगे, ठीक है। अब निकाल लीजिए, इसका निकालना, जिसका निकालना उसको अननोन मानिए। पोटेशियम का +1, इसका निकालना, इसको +x, यानी सबको आपस में सम ऐड करिएगा। क्या करिएगा, सम ऐड करिएगा, +x प्लस। यहाँ ऑक्सीजन का लेते हैं कितना -2, एक ऑक्सीजन का -2, यहाँ कितना ऑक्सीजन है 4 है, तो 4 का ऑक्सीजन कितना हो जाएगा -4, 4 × 8 -8 हो जाएगा। क्या इस कंपाउंड पे कोई चार्ज है ऊपर में दिया हुआ, इस कंपाउंड में कोई चार्ज दिखा आपको, नहीं दिखा, तो बराबर किसके 0 के हो गए, बराबर किसके 0 के हो गए। तो अब बताइए मुझे 1 + x -8 बराबर किसका 0, तो 1 में से यानी 8 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, x बराबर हो जाएगा -7, x बराबर
एक्स माइनस 7 बराबर क्या 0, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा -7, इधर भेज दीजिए क्या हो जाएगा +7। यानी यहाँ एम एन का क्या आ गया, ये +4 है। ठीक उसी तरह से यहाँ निकाल लीजिए, माइंड में ही निकाल लीजिए। एक पोटेशियम का होता है +1, कितना पोटेशियम 2, तो +2 ये हो गया। चलिए क्रोमियम का निकालना है, इसको x मान लीजिए, क्या क्रोमियम 2 है तो 2x मानिए। एक ऑक्सीजन का होता है कितना, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 2 -2, तो यहाँ कितना ऑक्सीजन है 7 ऑक्सीजन है, तो 7 ऑक्सीजन कितना -14। क्या इस कंपाउंड में कोई चार्ज दिया हुआ नहीं, तो बराबर किसके 0। तो 2 में से क्या करिए 14 घटा लीजिए, कितना बचेगा, तो 2x -12 बराबर किसका 0। तो 2x बराबर कितना 12, x बराबर कितना 12/2, तो ये हो जाएगा 6। x का वैल्यू कितना आ गया 6, यानी क्रोमियम का कितना है +6 है, क्रोमियम का कितना है +6। इसमें निकाले KClO4 में। तो पोटेशियम का कितना है, इसका पोटेशियम का +1, क्लोरीन का निकालना है +x मानिए। एक ऑक्सीजन का होता है -2, कितना ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन, तो -8 हो जाएगा। बराबर किसका, कोई चार्ज है उस पर दिया हुआ नहीं, तो बराबर 0। तो अब बताइए +1 -8 है, कितना हो जाएगा x -7 बराबर 0, तो x बराबर कितना 7 + 7। तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल के आया +7 पहले आता है, मैंगनीज का +7, 6 +7, यानी ए नंबर इधर करेक्ट। मैंगनीज का Mn का कितना आया +7, ठीक है, और Cr का कितना आया +6, और Cl का कितना आया +7, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि डी ब्लॉक वाला मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट एग्जिस्ट करता है, डी ब्लॉक वाला, तो मैक्सिमम +7 एग्जिस्ट करता है। आगे पीछे होता है, इस सबको वेरिएबल कहते हैं, जिसका मैक्सिमम होगा वो सब वेरिएबल होगा। देखिए इन द इवोपरेशन ऑफ वाटर द इंट्रोपी ऑफ, ये इंट्रोपी क्या होता है ना, चेंज कर रहा है। इवोपरेशन जो होता है इसके साथ, इवोपरेशन के साथ इंट्रोपी इंक्रीज करता है, क्योंकि आप पढ़े थे इंट्रोपी बराबर क्या होता है ΔQ/T, ठीक है। इवोपरेशन बड़ा मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है हमारे यहाँ, ये जो एब्जॉर्बिंग हमारा अपन एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी क्या हो गई, अब समाप्त हो गई। अब ये बढ़ना शुरू हो गया, तो बढ़ना शुरू हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, ये दोनों बढ़ना शुरू कर देगा, तो ये इंक्रीज कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब ये देखिए ये और हेवी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। देखने में एक लाइन का लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन है कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल। ये क्या हो रहा, चलिए देखिए क्या कह रहा है। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे, एसिड बास साल्ट पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में तो ये सब क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो सिर्फ देख लीजिए। पीएच निकालना है, कह रहा है द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इतना 0.1 m ब्रोमो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कहते हैं हम लोग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा से डिनोट करते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ कंसंट्रेशन, यानी ये यूनिट है कंसंट्रेशन का। किसका यूनिट है कंसंट्रेशन, ये सी दे दिया है, सी कितना दिया है 0.1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया है 0.132, 0.132। आपसे पीएच पूछा है तो पीएच का फॉर्मूला लिखिएगा, पीएच बराबर होता है -log कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। अगर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन दिया रहता तो हमारा पीएच डायरेक्ट निकल जाता, लेकिन क्या कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन दिया है, नहीं दिया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब टूटना, जब टूटा तो कितना जो हमारे पास जो वैल्यू टूटने के बाद जो वैल्यू आया उसी को कहते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। ये हमारा यूनिट है कंसंट्रेशन का। किसका यूनिट है कंसंट्रेशन का। तो अब यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ क्या इस आपका जो पीएच का फॉर्मूला होता है, पीएच बराबर -log कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो क्या H+ आयन दिया है, एसिडिक मीडियम नहीं दिया है, निकालना होगा इसका। तो ये आपका लिखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो होता है ये होता है C × अल्फा। सी क्या है कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा कंसंट्रेशन, और अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका ये दिया हुआ है। तो यहां से इसका वैल्यू निकल जाएगा, क्या निकल के आएगा बताइए, निकाल लीजिए, पुट कर लीजिए। यानी H+ आयन क्या कंसंट्रेशन कितना दिया 0.1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया 0.132 दिया, 13 गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 0.0132, 0.0132 आया। अब पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए पीएच बराबर क्या हो जाएगा -log कंसंट्रेशन ऑफ H+ आने की जगह क्या रख दें 0.0132 रख दे। देखिए ये जीरो जो है ना, हमारा log का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है। जब कब 10 log 10 का वैल्यू कितना होता है, यानी मैक्सिमम log 10 का वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है। मैक्सिमम इसको नहीं कह सकते हैं, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। यहाँ हमारा कितना 0 है, इसका मतलब हमारा 0 है, तो ये नहीं हमारा 0 जो है 1 से छोटा है कि क्या है 1 से छोटा है, तो ये नेगेटिव टर्म में जाएगा। कहाँ जाएगा नेगेटिव टर्म में जाएगा। तो इसका 0.133 इसका जो वैल्यू आता है 1.879 आता है माइनस,
कितना आता है, इसका जो लॉग का वैल्यू आता है -1.879 आता है। कितना आता है, 879 आता है, लिखिएगा। तो अब क्या हो जाएगा, पीएच बराबर माइनस लॉग, इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया, मतलब यहाँ पे आपका कितना आ गया, लॉग तो आपको निकल कंसंट्रेशन H प्लस आयन पुट कर दीजिए माइनस, ठीक है, इंटू लॉग जो हमारे पास है, लॉग हमारे 0.0132 का जो वैल्यू आया कितना है, माइनस 0.0132 का जो वैल्यू निकल के आया था, कितना निकल के आया था, सॉरी ये लाइन गलत हो गया आपका, इसको ना मिटाना है पूरे भाई, इसको गलत यहाँ से हम कर लेते हैं। पीएच बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। चलिए माइनस इसका वैल्यू रखिएगा, कितना आया था 0.0132 आया था। इसका जब लॉग निकालिएगा तो माइनस तो पहले से है, इंटू इसका जो वैल्यू होता है लॉग में 1.879 माइनस होता है, माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 879, 1.879, इसी को अप्रोक्स क्या कहा जा सकता है, 879 को आप 8 कह सकते हो अप्रोक्स, तो 1.88, ये आपके पास क्या आ गया पीएच का वैल्यू 1.88, यानी एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन होता है सी अल्फा, सी क्या है कंसंट्रेशन, अल्फा क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पीएच क्या होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़िएगा तो वहां पे आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विच कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में घुलनशील नहीं है, सल्फेट वाला हमारा नहीं है, BaSO4 नहीं है, ये व्हाइट प्रिसिपिटेट देता है पानी में, क्या देता है, कौन सा कलर, व्हाइट प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट मतलब क्या कहते हैं, जो नीचे सेटल डाउन हो जाए बैठ जाता है। ये BaSL2 वाटर सोलेबल है बहुत अच्छे से। NaCO3 किसी के जानते हैं, बेरियम क्या है, बेकिंग सोडा, पानी में घुलनशील है। ये बेरियम सल्फेट नहीं है, कैसा कलर होता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है जब पानी में, ठीक है। निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोलेकुलर सॉलिड, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक ठोस नहीं है, ये मेथेन आयनिक ठोस नहीं है, मेथेन आयनिक ठोस नहीं है, सिलिका है, कैल्शियम है और मेथेन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स हैज जीरो डायपोल मोमेंट, डायपोल देख एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायपोल क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी हुआ। इसमें क्या होता है ना कि एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला अट्रैक्ट करता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को अट्रैक्ट करता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला। मतलब अगर ऑक्सीजन और कार्बन की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका है, ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचेगा, यानी ऑक्सीजन जो है कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। इसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इसका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इसी को कहा जाता है मोमेंट, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, कैसा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो इसमें जो होता है हमारा, देखिए जिसके पास लोन पेयर होगा उसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, जिसके पास लोन पेयर होगा डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कैसे लोन पेयर डिसाइड करते हैं इसको देख लीजिए आप। नाइट्रोजन की हम बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 7, कन्फ्यूजन कीजिए 1s2 2s2 2p3। अब देखिए कि हमारा 2s और 2p यहाँ बनाइए, 2s ये 2s है और ये 2p है। p में कितना घर होता है, p में घर होता है 3, p में घर होता है 3। s में कितना घर होता है, s में घर होता है 1, s में घर होता है 1। इलेक्ट्रॉन s में कितना है, इलेक्ट्रॉन 2 है। इसको कहते हैं अपोजिट साइन, यानी एक घर में इलेक्ट्रॉन जो रहेगा तो ये अपोजिट साइन से रहेगा, ऐसे सिमिलर में नहीं रहेगा, ठीक है, सिमिलर में नहीं रहेगा, अपोजिट साइन में रहेगा। p में कितना इलेक्ट्रॉन आपका 3 है, तो यहाँ एनर्जी हम लोग क्या करेंगे, हुंड्स रूल से भरेंगे। हुंड्स रूल यानी ग्राउंड स्टेट पे हुंड्स रूल क्या कहता है, मैक्सिमम स्पाइन मल्टीप्लिसिटी, यानी स्पाइन देखिए इसका वैल्यू होता है +1, अपवर्ड का कितना होता है +1। तो ऐसे से अगर बढ़ते चला जाएगा तो स्पाइन का वैल्यू बढ़ते जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं स्पाइन, क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्पाइन कहते हैं। आए बात समझ में, यानी हुंड्स रूल ने ये कहा था कि आप जब इलेक्ट्रॉन को फिल करिए, ठीक है ना, तो आप प्रयास ये करिए कि मैक्सिमम हमारा स्पाइन मल्टीप्लिसिटी आ जाए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाए। तो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन किसको फॉलो करता है, हुंड्स रूल का करता है। यानी 3 जो हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन आया नाइट्रोजन का, किसके कारण आया, हुंड्स रूल के कारण आया, किसके कारण आया, हुंड्स रूल के कारण आया, ठीक है। चलिए उसी में एक और आता अफुबाऊ प्रिंसिपल भी है, ठीक है, बहुत सारे जब आगे हम लोग बात करेंगे देख लेंगे। देखिए इस नाइट्रोजन के पास 3 है, ये कहलाता है सिंगल के इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाएगा, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्या इसका इस घर में इलेक्ट्रॉन 2 रहना चाहिए, लेकिन है कितना, 1 है, तो ये कहलाएगा अनपेयर। ये भी क्या कहलाएगा, अनपेयर, ये भी क्या कहलाएगा, अनपेयर। इसका देखिए पेयर लगा हुआ है, जोड़ा लगा हुआ, तो जिसका जोड़ा लगा हुआ उसी को कहते हैं लोन पेयर, जिसका जोड़ा लगा हुआ उसको क्या कहेंगे, लोन पेयर। तो कै गो घर का जोड़ा लगा हुआ,
एक घर का जोड़ा लगा हुआ था, कितना लोन पेयर आएगा, एक लोन पेयर है। अब बताइए नाइट्रोजन का कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर। कितना अनपेयर है, एक है, तो इसी को अनपेयर बताया था। आई बात समझ में? तो ठीक इसी तरह से निकाल लीजिए, जिसके पास लोन पेयर होगा वो इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ऑक्सीजन के पास भी आपका क्या है, लोन पेयर है, दो लोन पेयर होता है, कन्फ्यूजन करके आप चेक कर लीजिएगा। जिस घर में जोड़ा लग गया मतलब वो लोन पेयर है, जिस घर में जोड़ा नहीं लगा उसको हम लोग कहते हैं सिंगल या बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, क्या कहेंगे, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, इसमें हमारा जो है कार्बन के पास हमारे पास कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा क्या हो जाएगा, जैसे देखिए कार्बन हमारे पास CO2 जुड़ा हुआ है, O2 से जुड़ा हुआ हमारा, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर होता तो जीरो, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, CO2, इसका डायपोल मोमेंट जीरो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन Hc ट्रिपल बॉन्ड CCH डबल बॉन्ड। देखिए स्ट्रक्चर पहले बना लीजिए, Hc है, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर आपके पास CH है, डबल बॉन्ड CH, इससे जुड़ा हुआ CH3। ठीक है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है। कह रहा है कि पाई बॉन्ड बताना, तो हमने क्या बताया आपको, सिंगल बॉन्ड जो होता है ऑलवेज सिग्मा होता है। तो यानी हाइड्रोजन जब भी बनाता है सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, ये सिग्मा कहलाएगा। तो यहां से हमको झंझट नहीं है, यहां से भी झंझट नहीं है, जहां डबल बॉन्ड दिखे, जहां ट्रिपल बॉन्ड दिखे वहीं पे पाई होगा। तो जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां दो को पाई होता है, तो एक पाई, इसको एक पाई मान लीजिए, बीच वाला को सिग्मा कह दीजिए। जहां डबल बॉन्ड होगा वहां एक सिग्मा एक पाई, तो कितना पाई दिखा आपको, 3 पाई, तो 3 पाई द करेक्ट आंसर। एक पाई एक पाई एक पाई, टोटल कितना पाई, 3 पाई। चलिए सिग्मा पूछ देता तो आप काउंट करके हमको बताइएगा, सिग्मा काउंट करके बताइएगा सिग्मा कितना होगा। चलिए रिपल्सन इज मैक्सिमम रिपल्सन होता है लोन पेयर के बीच, मैक्सिमम रिपल्सन किसके होता है, लोन पेयर के बीच। तो ऑर्डर लिख लीजिए, बॉन्ड पेयर के बीच जो होता है, बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन कम होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच क्या होता है, रिपल्सन कम होता है। सबसे कम बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर लोन पेयर, उसके सबसे ज़्यादा किसका होता है, लोन पेयर। ये सब ऑर्डर मैं इसलिए लिखाता हूँ कि क्वेश्चन आपको फंसाया तो फंसिएगा नहीं। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला बताना आपको। तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² फार्मूला। डायमेंशन जानते हैं क्या होता है, डायमेंशन लिखिए, लिखने आना चाहिए आपको। m हमारे पास क्या है, मास है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर है। ठीक है, मीटर हमारे पास लेंथ है, लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मीटर को L से, क्या करते हैं, L से। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml² सेकेंड -2, ये डायमेंशन आएगा, ml² सेकेंड -2। तो अब देखिए यहाँ पे, अब निकाल के देखिए इसका कितना डायमेंशन आएगा, m², यानी मास है, ये क्या है, मास है। तो मास का स्क्वायर करिएगा, मास। v का हमारा वॉल्यूम का क्या है, वेलोसिटी का होता है L/s, इसका क्या करिएगा, टाइम है, ये LT है, सॉरी सेकेंड नहीं लिखिए, T-2 करिए यहाँ पे, डायमेंशन नहीं ना, ये टाइम हमारा जो जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। तो m/t का क्या है, क्यूब है ये, तो क्या हो जाएगा m² L³ T-2। तो क्या ये बराबर एनर्जी के बराबर है, एनर्जी का डायमेंशन क्या आया था, ml2 T-2, वो क्या आ गया, ये वाला क्या आ गया, क्या m² L³ T-, तो ये कहाँ से आ जाएगा, संभव नहीं है, तो ये खत्म है, ये आपका आ जाएगा डायमेंशन ले लिया जाएगा। इसका x4 लेंथ है, तो ये इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml, तो ये भी नहीं होगा। एकलौता आंसर कौन हो जाएगा, हाफ mv² वाला, डायमेंशनली पूछ दिया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्योमेट्री शेप ऑफ PCl5 मोलिकुलर इज, इसका जो होता है ज्योमेट्री कैसा होता है, इसका होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। स्ट्रक्चर बना लीजिए, Cl एक प्लेन के अंदर दिख रहा होगा और एक प्लेन के क्या दिख रहा है, बाहर। तो इसको कहते हैं डैश लाइन बाहर में दिख रहा है और ये इसके अंदर में दिख रहा है, यानी आगे पीछे ऐसे नहीं ना, ऐसे तो ये इस प्लेन की डैश दिखा रहा है प्लेन के अंदर और ये सॉलिड लाइन दिखा रहा है प्लेन के बाहर। तो ये हमारा ये कुछ स्ट्रक्चर है, इसका जो ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स है टी शेप ज्योमेट्री। टी शेप ज्योमेट्री जो होता है, आप स्ट्रक्चर बनाइएगा, ये अंग्रेजी का अल्फाबेट आपको दिख रहा होगा,
अंग्रेजी का लेटर कुछ इस तरह से दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, टी, तो यही आपका जो है ClF3 जो है बनाएगा हमारा, ये बनाएगा स्क्वायर प्लेनर। क्या बनाएगा, ये तो सीसो बनाता है, ये जनरली पूछता नहीं है, इसका अगर पूछ दे तो ये बनाएगा स्क्वायर प्लेनर। क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर। सब अलग अलग ट्रिक का है, मतलब ये सब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेस्पर थ्योरी से आएगा। तो एक एक क्वेश्चन में अगर एक एक चीज़ को हम डिस्क्राइब करने चले जाए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और यकीन माने हमको पूरा विश्वास है कि जैसी वीडियो लंबा दिखेगा आप देखिएगा नहीं कंप्लीट, ठीक है ना, तो इसलिए हम उस पूरे पे नहीं जा रहे हैं। चलिए, CO2 इज आइसो स्ट्रक्चर विद विच ऑफ द फॉलोइंग, CO2 का स्ट्रक्चर बना लीजिए। CO2 ये है लीनियर, ये दोनों के बीच कितना एंगल है, 180 डिग्री, ये लीनियर है। पकड़ने का तरीका है, आप इसी तरह से C2H2 का स्ट्रक्चर बनाइए, C ट्रिपल बॉन्ड C H, इसके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये होगा कि C2H2 जो है सिमिलर है CO2 का, बाकी इसका जो एंगल होगा 120, इसका अलग होता है। SN कुछ Cl इस तरह से होता है, ठीक है, 120 डिग्री में बेंड होता है, ये अलग अलग चीज़। ICL का भी अलग है। C2H2 जो सिमिलर है किसके, CO2 के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 4Na, इस पे +1 होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा, +1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द मोलिकुलर कंटेंट बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स। देखिए, CH4 ओनली कोवैलेंट बॉन्ड, C2H4 ओनली कोवैलेंट बॉन्ड, NH4Cl जो आयनिक और कोवैलेंट दोनों, देखिए आप देखे होंगे NH पर 4 प्लस होता है और Cl पे माइनस होता है। प्लस कब होगा, जब 100% त्याग देगा। क्या होगा, 100% त्याग देगा। तो देखिए नाइट्रोजन से हमारा 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ और एक प्लस है, और Cl, तो ये एक प्लस इसको किसको दे देगा, कंप्लीट दे देगा, किसको, Cl माइनस को बना देगा। तो ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को त्याग करके जो बनता है उसको हम लोग आयनिक कहते हैं। तो NH4Cl में आयनिक और कोवैलेंट दोनों है। ये हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है, शेयरिंग में है, तो शेयरिंग से जो बनता है उसको कोवैलेंट कहते हैं, ट्रांसफर से जो बनता है उसको हम लोग आयनिक कहते हैं। तो आंसर किसमें हो जाएगा, NH4Cl। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, एन एटम हैज 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। हाँ, अभी देखे आपने कन्फिगरेशन करके, तो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसके वजह से होता है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसके वजह से होता था, हून रूल के कारण, क्योंकि ये चाहता है कि मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है। अफवाऊ प्रिंसिपल क्या कहता है, अफवाऊ प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन को आप वहां फिल करिए सबसे पहले जहां एनर्जी लेवल कम है, जहां एनर्जी लेवल कम है, ठीक है ना। जैसे S, P और D की बात करिएगा, तो S का एनर्जी यानी जो जितना इलेक्ट्रॉन रखेगा मैक्सिमम, ऐसे सोचिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। तो एस के पास इलेक्ट्रॉन कम होता है, उसका एनर्जी कम होता है। तो एनर्जी ऑर्डर अगर आपसे पूछ दिया जाए तो एस का कम होता है पी से, पी का कम होता है डी से, डी का कम होता है एफ से, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखेगा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। जिस सब सेल में इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा उसका एनर्जी लेवल उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए, तो अफवाऊ प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को फिल करिए, लेकिन कहाँ फिल करिए, जहाँ सबसे पहले वहाँ जाएगा जहाँ एनर्जी लेवल कम है। इसलिए आप कन्फिगरेशन करते समय किसको देते हैं, एस को देते हैं, क्योंकि एस का एनर्जी लेवल क्या है, कम है। उसके बाद किसको देते हैं, पी को देते हैं, पी का एनर्जी लेवल कम है। उसके बाद किसको देते हैं, डी को देते हैं, ठीक है। उसके बाद एफ में जाता है। आई बात समझ में। चलिए, पॉली एक्सक्लूजन ये क्या कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा विथ अपोजिट स्पाइन, यानी अगर अपवर्ड को पॉजिटिव माने तो डाउनवर्ड को क्या होना, यानी इस तरह से रख सकते हैं। एक घर में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, अपोजिट साइन के साथ रहेगा। ये बताया था किसने, पॉली साहब ने। अफवाऊ किसने बताया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन वहां होगा जहां एनर्जी लेवल कम होगा। हुंट्स रूल ने क्या कहा था कि हमको चाहिए नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा था, ठीक है। चलिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, साइंटिफिक नोटेशन कौन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज एक्सप्रेशन इन साइंटिफिक नोटेशन। तो देखिए, ये हमारे पास जो है ये एवोगाड्रोस नंबर है और ये प्लैंक्स कांस्टेंट, दोनों साइंटिज्म में दिया है, तो दोनों साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। ये है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है एवोगाड्रोस नंबर जिसको आप क्या कहते हैं, Na कहते हैं, ठीक है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 1। द फिनोमेना ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन अ पॉपुलेशन द रेट इट। देखिए, ये जो होता है स्मॉल एंड इनब्रीड में होता है, क्या होता है, स्मॉल और इनब्रीड में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड आइदर अन प्रेजेंट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं हम लोग टेस्ट क्रॉस, क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। मोनो हाइब्रिड कहते हैं किसको, मोनो हाइब्रिड कहते हैं सिंगल कैरेक्टर के बीच जो क्या होगा, क्रॉसिंग होगा, उसको हम लोग मोनो हाइब्रिड। मोनो मतलब एक वेरिएशन दिखे, मतलब अगर लंबा है तो लंबा की बात करें, नाटा है तो नाटा की बात करें, गोरा है तो गोरा की बात करें, काला है तो काला की बात करें, ब्राउन बाल है तो ब्राउन बाल की बात करें, ठीक है ना। सिंगल कैरेक्टर की बात करें उसको हम लोग कहते हैं मोनो हाइब्रिड। आइए, द डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन दैट इनिशिएट
ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बैक्टीरियल जीन इज कॉल्ड। देखिए यानी डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो जीवाणु जीन के प्रतिलेखन के आरंभ करता है उसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रोमोटर। क्या कहते हैं, प्रोमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोमोटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द मूवमेंट ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम वन साइड ऑफ द जीनोम टू अनदर साइड इज कॉल्ड, इसको कहते हैं हम लोग म्यूटेशन। क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। जीन का चेंजिंग आना क्या कहलाएगा, म्यूटेशन कहलाएगा। देखिए ड्यूरम इज अ टॉक्सिक आयोनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, इट इज अ प्रेजेंट इन, यानी ड्यूरम जो एक टॉक्सिक है, टॉक्सिक मतलब पॉइजनस होता है। ये जो फैमिली एक फैमिली है उसका नाम है अबरस प्रिकेटेरियस। अबरस प्रिकेटेरियस ये जो भी हमारे पास जो होता है ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड मतलब ग्लूकोज को करने वाला, आयोनोजेनिक इसको कहते हैं साइनोजेनिक, नॉट आयोनोजेनिक। साइनोजेनिक जो होता है यानी वैसा प्लांट्स जिसमें यानी उसके जो बर्ड्स होते हैं क्या होते हैं, टॉक्सिक कंटेंट करता है, उसी को हम लोग कहते हैं एब्रस प्रिकेटेरियस। ये फैमिली का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर जर्मिनेटिंग कार्बोहाइड्रेट रिच सीड्स इन, इसमें जो होता है देखिए सांस लेने की दर यानी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होता है आरक्यू जो होता है वो आपका स्टार्टिंग ग्रोथ कर रहा होता है तो उस समय थोड़ा या तो 1 होगा या 1 से कम होगा। ये रेस्पिरेटरी एक फार्मूला ही होता है। क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन PSL प्लस RSL करके होता है। ये रेस्पिरेटरी में एग्जैक्ट मेरे पास फार्मूला ये माइंड में आ नहीं रहा है जो हम आपको ये फार्मूला बता दें, लेकिन बस इतना अमूमन याद रखिए कि इसका लेस देन 1 आता है। ठीक है, लेस देन 1 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। देखिए प्रिसाइज हाइड्राइड का मतलब कि हाइड्रोजन को जोड़ने के बाद कंप्लीट ऑक्टेट रूल फॉलो कर ले। हाइड्रोजन को अटैच करने के बाद कंप्लीट ऑक्टेट रूल फॉलो कर ले, कौन कर लेता है, तो ये आपको कर देता है मेथेन। क्योंकि इतना ही इसके पास 4 अनपेयर होता है और 4 हाइड्रोजन का ये कंप्लीटली आपस में जोड़ लेता है। ठीक है, जैसे वाटर की बात करेगा तो H2O, तो यानी हमारा 2 हाइड्रोजन जोड़ा, लेकिन ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर है, क्या ये कंप्लीट हाइड्रोजन को जोड़ा, नहीं जोड़ा। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, नाइट्रोजन के पास हमारे पास एक लोन पेयर होता है, तो ये क्या इसकी जगह हाइड्रोजन आया, नहीं आया। किसने पूरे इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ रखा है उसी को कहते हैं प्रिसाइज हाइड्राइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, मेथेन द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द एटॉमिक नंबर ऑफ Cu इतना है 29 है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है EAN। ये इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ना है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं Z से, Z प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, तो देख लिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे इस कॉम्प्लेक्स का। Cu का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो Cu को निकालना, Cu प्लस NH3 होता है न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो ये होगा 0। तो बराबर कितने हैं, 4 के बराबर है, +2 दिया हुआ है, +2। इसका मतलब हमारा कॉपर का चार्ज कितना हो गया, +2। तो पहले कॉपर था कितना, एटॉमिक नंबर 29, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +2 आ गया। तो अब फॉर्मूला पे सेट कर दीजिए। ये हमारा है लिगेंड, क्या है ये लिगेंड, ये जो कॉपर के साथ ये जो जुड़ा रहेगा लिगेंड वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, इसी को कहते हैं CN कोऑर्डिनेट नंबर। तो ये हमारा मोनोडेंट है हमारे पास, ये क्या है मोनोडेंट। देखिए क्या गो संख्या है, 4 गो है। तो यहाँ यानी एक अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 4 अमोनिया कितना कोऑर्डिनेट बनाएगा, 4 कोऑर्डिनेट बनाएगा। तो Z हमारा एटॉमिक नंबर 29 प्लस 2 इंटू अमोनिया की संख्या कितना है 4 माइनस कितना ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो कितना हो जाएगा EN। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला है। 29 प्लस 28 8 कितना हो जाएगा 37, डायरेक्ट लिख देते हैं 37 माइनस 2, इसका मतलब यानी 37 में से 2 घटाइए कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। 35 द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आए। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल फॉर्म सुपर ऑक्साइड। हमने आपको एक ट्रिक बताया था, क्या बताया था, करिश्मा है ना, करिश्मा 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 देखिए पोटेशियम, रुबेडियम, R फॉर रुबेडियम और C फॉर सीजियम, ये बनाएगा आपका सुपर ऑक्साइड। ये याद रखिएगा सुपर ऑक्साइड, करिश्मा, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम। तो पोटेशियम रुबेडियम बनाएगा, सीजियम क्या बनाएगा, मोर देन 1 आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय पृथ्वी धातु ज्वाला को रंग प्रदान करती है। तो फ्लेम टेस्ट में कौन आता है, फ्लेम टेस्ट में देखिए मैग्नीशियम नहीं आता है फ्लेम टेस्ट के लिए, फ्लेम टेस्ट के लिए मैग्नीशियम नहीं आता और बेरिलियम नहीं आता है, कैल्शियम और स्टोनशियम आता है। तो कैल्शियम का कैसा कलर देता है, तो कैल्शियम देता है ब्रिक रेड, क्या देता है
ब्रिक रेड, ये याद रखिएगा। कैल्शियम जो फ्लेम टेस्ट देता है लेकिन कैसा कलर देता है, ब्रिक रेड देता है। स्टोनशियम की बात करिएगा तो स्टोनशियम भी हमारा कलर देता है लेकिन कैसा देता है, क्रीमसन रेड देता है, क्रीमसन रेड देता है, क्रीमसन रेड देता है। एक और आता है इसमें बैरियम, बैरियम की भी फ्लेम टेस्ट देता है, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है वो फ्लेम टेस्ट देता है, जिसमें से कौन नहीं देता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं देता है, बैरियम देता है। बैरियम क्या देता है, ग्रीन एप्पल कलर, एप्पल ग्रीन कलर देता है, यानी ग्रीन एप्पल नहीं, एप्पल ग्रीन लिख देते हैं, एप्पल ग्रीन कलर देता है। राइट, यहां तक समझ में आया। चलिए तो दोनों देता है हमारा, तो क्या हो जाएगा, मोर देन वन। बेरिलियम मैग्नीशियम नहीं देता है, देता है तो कौन सा कलर देता है, ये लिख दिया हूं मैंने, इसको लिख लीजिएगा आप। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आईयूपीए नेम ऑफ K3FeCN6, यानी इसका नाम लिखना आपको, क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो नाम लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, नाम लिखने का तरीका पता हो तभी ना लिख पाइएगा। देखिए क्या है तरीका, तरीका है लिखने का, तरीका क्या है, देखिए आईयूपीए नेम ऑफ K3FeCN6, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो K3 का होता है +3 Fe का निकालना, Fe रहने दीजिए। Cn का होता है, एक Cn का होता है -1, तो क्या वो Cn है -6, उस कंपाउंड पे कोई जीरो नहीं, चार्ज नहीं था 0, तो क्या हो जाएगा, Fe का हो जाएगा Fe -3 बराबर 0, तो Fe कितना हो जाएगा, +3। और जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसको हम लोग रोमन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 को रोमन में लिखेंगे। चलिए अब नाम बताइए, सबसे पहले केटाइन का नाम लिखा था, क्या लिखा था, यहाँ केटाइन लिखा, केटाइन का नाम है हमारा पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम नाम है, पोटेशियम है ये। 3 गो रहे 4 गो रहे नहीं, एक ही का नाम लिखेंगे, पोटेशियम। उसके बाद लिखा था लिगेंड का नाम, क्या लिखा था, लिगेंड का, इसका लिगेंड Cn है, लिगेंड का नाम है साइनो, क्या है, साइनो। क्या गो साइनो है, 6 गो यूज करते हैं, हेक्सा साइनो। और ये हमारा ये केटायन हो गया, ये एनायन। जब एनायन, मेटल जब एनायन होगा तो उसका लैटिन नेम यूज करेंगे, मेटल जब एनायन होगा तो उसका हम लोग लैटिन नेम यूज करेंगे, ये हो जाएगा फेरट। ओरिजिनल नाम है इसका फेरस, लैटिन नाम है फेरेट, क्या है, फेरेट। अब बता दीजिए नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 3, ऑक्सीडेशन नंबर लिखिएगा फेरेट 3। ठीक है, तो कौन आंसर हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखा, कहीं अलग अलग कर देते हैं, इसको हम 3 कर देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। ठीक है, 3 ऑक्सीडेशन नंबर ना आया था, 3 हो जाएगा, चेंज कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। द बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स आर, यानी जो हाइड्रोकार्बन से बना हुआ तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग एक्रोमोबैक्टर, एक्रोमोबैक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्रोमोबैक्टर। वायरस दैट कैन रिप्रोड्यूस विदाउट किलिंग इट्स होस्ट सेल इज कॉल्ड, इसको कहते हैं हम लोग टेम्परेट वायरस, क्या कहते हैं, टेम्परेट, यानी वायरस जो है ग्रोथ करता है अपने मेजबान को बगैर मारे, उसी को कहते हैं हम लोग टेम्परेट वायरस, क्या कहते हैं, टेम्परेट वायरस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया हैविंग अ टफ ऑफ फ्लैजेला एट 1 इन आर कॉल्ड, इसको कहते हैं हम लोग लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस। मतलब बैक्टीरिया एक वे जीवाणु जिनके एक सिरे पर कसाभिका का मुच्छा गुच्छा होता है, यानी कसाभिका का गुच्छा होता है, उस गुच्छा को क्या कहा जाता है, उस गुच्छा को कहा जाता है लोफोट्राइकस, क्या कहा जाता है, लोफोट्राइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट इज सेल्फ इट प्रोड्यूस बोथ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स, दिस कन्फर्म, ये कहते हैं, देखिए इस तरह की बात जब आती है, कन्फ्रेंस विच, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या कहा जाता है, यानी अपनी अपनी पहचान बताना, उसी को कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अपने कैरेक्टर दूसरे में ट्रांसफर कर देना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अपनी कैरेक्टर अलग अलग रिप्रेजेंट करना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो जाएगा। ठीक है, हेट्रोजाइगस, देखिए अलील कहते हैं किसको, यहां पे लिख लीजिए, अलील अगर बात करें अलील, तो अलील कहते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील, यानी जीन जो होता है हमारे पास पेयर में होता है, अगर मान लिया जाए अल्टरनेट, मतलब ये डिफरेंट जीन हमारे पास दिख रहा है, क्या कैपिटल दिख रहा है, स्मॉल दिख रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग हेट्रोजाइगस, क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस। अगर यही चीज हो जाता है सिमिलर में तो इसको कहते हैं हम लोग होमोजाइगस, और अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। आइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बोरॉन कंपाउंड इज यूज रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में रिड्यूसिंग एजेंट के लिए काम किया जाता है, बोरॉन है, ये बोरॉन हाइड्राइड है, हाइड्रोजन, लिथियम BH4, ये सब को यूज किया जाता है। ठीक है, सभी को यूज किया जाता है। सिलेक्ट द लास्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इलेक्ट्रोफिलिक रीजन ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो है
निम्नलिखित में से इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक का चयन करें। हमने बताया था बाबू कि इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज वाला। और कुछ न्यूट्रल वाला भी था, कुछ न्यूट्रल वाला भी था। न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिव चार्ज वाला होता। कौन होता? नेगेटिव चार्ज वाला होता न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिव चार्ज वाला होता इलेक्ट्रोफाइल। अब बता दीजिए मुझे, इस पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। AlCl3 ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। AlCl3 होता है, BF3 होता है, ये सब आपका न्यूट्रोफाइल होता है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा आपके क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? B and C द करेक्ट आंसर, D मोर देन 1। ठीक है, तो आपका आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेट आज 5 तारीख हो भी गए, एग्ज़ाम सामने है। ठीक, भगवान से प्रार्थना है कि आपकी एग्ज़ाम अच्छे से जाए और आप सिलेक्शन ले लें। ठीक है, ज्ञान घर आपके साथ तन मन धन हर चीज़ से बना हुआ है। जो भी क्वेश्चंस आता है हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आपके लेवल तक पहुंच जाए और आप तक पहुंच जाए, ताकि आप उस क्वेश्चन को देख करके आप क्या करें, प्रैक्टिस में रहें, देखें कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएगा। क्योंकि हर क्वेश्चन में मैंने कुछ ना कुछ आपको लॉजिक बता दिया है बनाने का, कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, डिस्कशन भी अच्छा लगा होगा। जैसा भी आपको लगे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, वे ऑफ टीचिंग कैसा है, समझाने का स्टाइल कैसा है, क्वेश्चन का जो कंसेप्ट देने का तरीका है वो कैसा है। यानी आपके कमेंट हमें मोटिवेट करने का काम करेगा, हमें आपका सजेस्ट हमें अपने अंदर जो कमियां है उसको दूर करने का काम करेगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, बेहतर कमेंट करिएगा, जिससे आपको क्या सामने वालों को लगे कि हाँ कुछ ऐसी है ज़रूरी कि और क्वेश्चन का लेवल आना चाहिए, या इतना ही काफ़ी है, बस इसी को कंटिन्यू मेंटेन किया जाए। तो जो आपको बेहतर लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आपको, यानी ज्ञानगर को जो है देखने के लिए, ज्ञानगर यूट्यूब को देखने के लिए, ज्ञानगर यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।